उत्तर प्रदेश के होने वाले भावी शिक्षकों का मैं अभिषेक गुप्ता एक नई ऊर्जा के साथ आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से आप कर रहे होंगे। देखिए, डीएलएड इंग्लिश क्लास पार्ट 2 आज का टॉपिक है। यानी आज का जो हमारा डीएलएड इंग्लिश में जो मेरा पार्ट है वो दूसरा पार्ट है। इसके पहले पहला जो पार्ट है वो आपको एक दिन पहले दे दिया गया था और यही विश्वास करता हूँ आपने वो पार्ट अच्छे से देखा होगा और आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आइए आज इसी क्रम में हम दूसरा पार्ट आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलिए उसकी हम चर्चा करते हैं। दूसरे पार्ट पे क्या हमको पढ़ना है, क्या डिस्कशन हमको करना है, हम उसको आपको बताते हुए चलते हैं। देखें, जो पहले पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, देखिए जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे हैं वो एक बार पहला पार्ट देख लेंगे, इसके बाद ही इसको देखेंगे तो आपको टॉपिक सारा क्लियर होता हुआ चला जाएगा। पहले में मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में बताइए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। पहले में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसके बाद का टॉपिक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था कि इसमें जो फोकस किया जाता है वो केवल किस पे फोकस किया जाता था। तो आप कहोगे सर रीडिंग पे और किस पे, और आप कहोगे सर राइटिंग पे। रीडिंग और राइटिंग पे क्या किया जाता था बताइए, फोकस किया जाता था। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट मेथड। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड डायरेक्ट मेथड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बताइए क्या है, डायरेक्ट मेथड। देखते हैं इसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया था स्किल्स हमारी 4 होती है। देखिए, ये स्किल्स जरूर पूछा जाता है। ये जो स्किल्स है ये पूछा जाता है। आप उठा कर अगर देखोगे पेपर 2015-16 का, अगर आप पेपर देखेंगे जो शायद 15 में ही आया हुआ था कि डिस्क्राइब द 4 स्किल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में जो 4 स्किल्स हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना था। तो पहला स्किल क्या था, सुनना यानी लिसनिंग। दूसरा क्या था, बोलना यानी स्पीकिंग। तीसरा क्या था, सुनना बोलना, इसके बाद राइटिंग, और चौथा क्या था बताइए, रीडिंग। यानी ये 4 स्किल्स हैं, सुनना, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और क्या, रीडिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक ना। चलिए, मैंने आपको बताया था कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उस पर किस पे फोकस किया जाता था, वो एक ओल्ड मेथड था और उस पर फोकस किया जाता था आपको किस पे, रीडिंग पे, और किस पे फोकस किया जाता था आपको सर, राइटिंग पे फोकस किया जाता था। अब ये जो हमारा डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड, ये जो हमारा जो मेरा डायरेक्ट मेथड है ये पूरी तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अपोजिट है। यानी आप पहली लाइन में क्या कह सकते हो, आप ये कहोगे सर ये जो डायरेक्ट मेथड है ये क्या है बताइए, ये अपोजिट है। ये क्या है, अपोजिट है। किसका अपोजिट है, आप कहोगे सर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का ये क्या है, अपोजिट है। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पूरा क्या है, अपोजिट है। यानी इट इज द अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का पूरा क्या है बताइए, अपोजिट है। ठीक, पहला टॉपिक। अच्छा, तो जब ये अपोजिट है तो आप बताओगे, देखो ग्रामर ट्रांसलेशन में किस पे फोकस किया जाता था, रीडिंग और राइटिंग पे। रीडिंग पे और किस पे, राइटिंग पे। तो जब बताओ ये अपोजिट है, जब ये ग्रामर ट्रांसलेशन का अपोजिट है तो इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें फोकस किया जाएगा लिसनिंग पे और किस पे, और स्पीकिंग पे। जैसे उसमें फोकस किया जाता था राइटिंग पे और रीडिंग पे, तो जब ये इसका अपोजिट है तो इसमें किस पे फोकस किया जाएगा, तो आप कहोगे सर इसमें फोकस किया जाएगा लिसनिंग पे, और किस पे फोकस किया जाएगा बताइए, स्पीकिंग पर फोकस किया जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि इन दिस मेथड इट इज फोकस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन दिस मेथड इट इज फोकस्ड ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। देखिए, अभी कल परसों में नई शिक्षा नीति आई है जिसमें बहुत सारे बातें हो रही हैं। देखिए, ये जो नई शिक्षा नीति है वो पूरी तरीके से एक जान लीजिए रिवोल्यूशन है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरीके से क्रांति है, एक बदलाव है, एक चेंज है। इसमें जो बदलाव ये है कि इसमें उन्हीं टीचर को रखा जाएगा जो वाकई में बेस्ट होंगे, जो वाकई में इंटेलिजेंट होंगे, ठीक ना। और इसमें
देखिए जो पैटर्न है, जैसे टेट, जो यूपी टेट का जो पैटर्न है, ये भी, इसका भी जो पैटर्न होगा ये भी थोड़ा सा चेंज होगा। पेपर का जो पैटर्न होगा वो इंटर रिलेट करके दिया जाएगा। और इस पे जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है वो फोकस ये होगा, जैसे देखिए केवीएस एक एग्जाम होता है, केवीएस का एग्जाम होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। तो उसमें क्या होता है, उसमें जब आप केवीएस का एग्जाम देते हो उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो सेम कंडीशन यहाँ भी रहेगा। सुपर टेट के एग्जाम के बाद भी यहाँ भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और जैसे केवीएस में सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे ही किया जाता है, जैसे केवीएस के एग्जाम में लगभग 30 नंबर के इंग्लिश आते हैं, ठीक ना, 30 नंबर की इंग्लिश और 40 नंबर का पेडोलॉजी आता है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेथड ऑफ टीचिंग, ये पेडोलॉजी होता है। तो सेम यहाँ भी ऐसे ही कुछ कंडक्ट कराएंगे, इसमें भी इंग्लिश पे ही फोकस किया जाएगा, क्योंकि जो देखिए जो अब आजकल जो प्राइमरी स्कूल है उसको भी इंग्लिश में कंपोजिट किया जा रहा है, तो फोकस ज़्यादातर इंग्लिश पे ही किया जाएगा और पेडोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहिए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आगे का जो समय है वो थोड़ा सा टफ है, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है इस अब जो है, तो थोड़ा सा आप भी अलर्ट रहिए और पढ़ते हुए अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। तो इस पे जो फोकस किया जाता था, बताइए किस पे फोकस किया जाता था, आपको सर लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस किया जाता था। अच्छा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बताइए जो सबसे यूनिट पार्ट होता था, टीचिंग का जो सबसे यूनिट पार्ट होता था, सबसे छोटी इकाई यानी सबसे यूनिट पार्ट जो होता था, आप क्या कहोगे सर उसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था उसमें होता था क्या, वर्ड। उसमें सबसे यूनिट पार्ट क्या होता था बताइए, वर्ड होता था, शब्द होता था। इसमें बताइए क्या होगा, तो इसमें जो सबसे यूनिट पार्ट होगा, क्योंकि देखो ये इसका अपोजिट है, ये जो डायरेक्ट मेथड है ये उसका अपोजिट है, तो इसमें वर्ड को लिया जाता था, तो इसमें किसको लिया जाएगा, आप कहोगे सर इसमें सेंटेंस को लिया जाएगा। इसमें किसको लिया जाएगा बताइए, इसमें सेंटेंस को लिया जाएगा। देखिए बहुत ही इजी है, बात समझ में आ रहा है, ये मेथड जो है बहुत इजी होता है। आप बुक पे मत जाइए, बुक पे पूरा बहुत एक ही पैसेज में लिख दिए हैं तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ, तो बहुत इजी मेथड है, आप अच्छे से इसको नोट्स बना लेंगे, सारा क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो इस पे तो आप कहोगे इन दिस मेथड सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी इन दिस मेथड जो सेंटेंस है वो क्या है बताइए, सेंटेंस इज यूनिट ऑफ टीचिंग। अगर आप एक मेथड पढ़े हो पहला वाला ग्रामर ट्रांसलेशन, तो इसमें आपको इसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आप उसी का अपोजिट अपने आप लिखते हुए चले जाओगे, ठीक ना। चलिए अगले मेथड की तरफ चलते, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला देखिए हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं इन दिस मेथड, यानी इस मेथड में एक ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चों को इंग्लिश के प्रति इंटरेस्ट हो, समझ में आ रहा है ना। इसमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, एक ऐसी एक्टिविटी कराई जाएगी जिसमें बच्चे इंग्लिश के प्रति क्या हो, इंटरेस्ट रखें, इंग्लिश पढ़ने में उनको अच्छा लगे, हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे, हम उनको एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाएंगे, एक्टिविटी के माध्यम से जैसे हमको इंग्लिश पढ़ाना है तो हम उसको एक्टिविटी कराएंगे, पहले उसके बारे में बताएंगे, यानी जैसे पहले हम उसको ये नहीं बता देंगे कि ए फॉर एप्पल होता नहीं, हम उसको ए फॉर एप्पल नहीं बताएंगे, पहले हम उन्हें क्या बताएंगे, हम पहले उन्हें एप्पल दिखाएंगे, इसके बाद फिर हम इसको कहेंगे देखो इसको हिंदी में सेब कहते हैं, सेब के बाद फिर हम उनको क्या करेंगे, उनको इंग्लिश की तरफ धीरे धीरे इसके बेस पे इंग्लिश की तरफ उनको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। इसमें हम डायरेक्ट ये नहीं बता देंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, नहीं, इस तरीके से हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तो ओल्ड मेथड हो जाएगा। हम इनको क्या करेंगे, हम पहले एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चा क्या हो, जिसमें बच्चा थोड़ा सा एक्टिव रहे, जिसमें उसका माइंड थोड़ा सा उस हिसाब से एक्टिव रहे कि वो इंग्लिश पढ़ने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, यानी मेंटली वो प्रिपेयर हो जाए इंग्लिश पढ़ने के लिए। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। बस समझ में आ रही है। यानी इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में हम इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसके लिए, फॉर इंग्लिश के लिए। यानी दिस मेथड क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट, दिस मेथड क्रिएट्स एन इन्वायरमेंट फॉर इंग्लिश। बस समझ में आ रही है ना कि इस मेथड में हम इंग्लिश के लिए क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जिससे बच्चा क्या हो, जिससे बच्चा अच्छे वेल प्रिपेयर, मेंटली वो प्रिपेयर हो जाए इंग्लिश पढ़ने के लिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए जैसे कई सारे बच्चे गांव से आते हैं, कहीं से आते हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए वहाँ पे इंग्लिश का वो सिचुएशन नहीं है तो इंग्लिश पढ़ने में उनको परेशानी होती है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या था, उसमें सीधे इंग्लिश बोलना सिखाया जाता था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं किया जाएगा बच्चों के साथ, पहले उनको मेंटली रूप से तैयार किया जाएगा, पहले उनके माइंड को कैप्चर किया जाएगा, माइंड को उनको तैयार किया जाएगा कि बेटा हम ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे जिससे बच्चे को इंटरेस्ट लगने लगे, हाँ अब हमें इंग्लिश पढ़ना है। इसके बाद क्या किया जाए, तब इंग्लिश हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाना कि हाँ इसका टॉपिक ये है, इसका टॉपिक ये है, यानी रिलेट करके पढ़ाने का हम स्टार्ट करेंगे। बस समझ में आ रहा है ना, तो यही चीज़ें हैं। चलिए अगला जो इसका हमारा टॉपिक है वो क्या है, इसका एक नाम और होता है और ये नाम होता है नेचुरल मेथड। इसे और किस नाम से जानते हैं बताइए, इसे जानते हैं नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। इट्स अदर नेम इज नेचुरल मेथड। क्यों ऐसा कहते हैं कि उसको नेचुरल मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फोकस हम किस पे करते हैं, लिसनिंग पे, और किस पे करते हैं, स्पीकिंग में। कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है जैसे बच्चा मान लीजिए जो सुन रहा है इंग्लिश के जो वर्ड जो शब्द इंग्लिश के वो सुन रहा है वो नेचुरली तो सुन रहा है, तो उसको हम सिखा रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब जैसे कोई चीज़ सिखाना होता है, जैसे रीडिंग है तो रीडिंग में हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेकिन इसमें तो बच्चा क्या कर रहा है, लिसनिंग कर रहा है। जैसे कोई भी चीज़ हो गया वो सुन लिया, अब जब उसने सुन लिया तो उसको तुरंत कैप्चर कर लिया, अब कैप्चर करके वो उसको बोलने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, नहीं करेगा। बातें समझ में आ रही है। जैसे हम क्या होते हैं, घर पे छोटे बच्चे होते हैं, हम कह देते हैं कैट, हम क्या कह देते हैं बताइए, कैट। अब कैट कह दिए, अब बच्चे को दिखा दिए देखो वो कैट है, वो क्या है, कैट है, तो बच्चा क्या करेगा, वो कैट 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 कर बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक ना। तो इसमें कोई हम ग्रामर का रूल लगाए कि CAT इसको हम कैट कहेंगे, ये तो हमने नहीं बताया ना, नेचुरली ही मैंने उसको लिसनिंग बता दिया, नहीं बता दिया। देखो ये कैट होता है, ये मंकी है, ये मंकी है, अब वो देख लेगा तुरंत कहेगा, तुरंत इशारा करेगा, दिस इज मंकी, ये मंकी है, मंकी मंकी करेगा, नहीं करेगा। यानी उसमें ये तो नहीं है ना कि उसमें हमने ग्रामर का कोई रूल बताया कि भैया सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई नहीं। मैंने उसको क्या डायरेक्ट बता दिया, नेचुरली रूप से बता दिया कि ये क्या है बताइए, ये मंकी है, और वो बोलना स्टार्ट कर दिया, बताइए ये मंकी है। तो इसी वजह से इसे हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर इसे हम नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में सक्सेस रहा हूँगा, सफल रहा हूँगा, और आपको बातें हमारी समझ में आई भी होंगी। बताइए, जैसे अब एक बार फिर से मैं इसका रिव्यू कर दे रहा हूँ। देखिए पहला क्या है, पहला आप कहोगे, पहला टॉपिक लिखोगे इसमें कि ये क्या होता है, दिस इज द अपोजिट ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये ग्रामर ट्रांसलेशन का बताइए क्या है, अपोजिट है। ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का बताइए अपोजिट है। दूसरे में आप क्या लिखोगे, दूसरे में आप ये लिखोगे, इसमें फोकस किया जाता है किस पे, लिसनिंग पे, लिसनिंग पे, और किस पे फोकस किया जाता है बताइए, और फोकस किया जाता है स्पीकिंग में। लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे क्या किया जाता है बताइए, फोकस किया जाता है। फिर आप क्या बताओगे, आप ये कहोगे सर कि इसमें जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस, इसमें सेंटेंस जो होता है ये क्या होता है, एक यूनिट पार्ट होता है। सेंटेंस क्या होता है बताइए, आप कहोगे सर सेंटेंस जो होता है वो यूनिट पार्ट होता है। इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट पार्ट। फिर आप क्या कहोगे सर, आप ये कहोगे कि इसमें हम क्या करते हैं, एक क्रिएट्स करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट्स करते हैं। हम क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट्स करते हैं फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए हम क्या करते हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट्स करते हैं। और देखिए ये जो नोट्स, यानी ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, ये पूरा सीटेट से रिलेट है, ये जान लीजिए। जब आप सीटेट के एग्जाम दोगे और बाई चांस अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट, जैसे लैंग्वेज में इंग्लिश और संस्कृत दो होता है, अगर आप इंग्लिश का लैंग्वेज चुनोगे तो यकीन मानिए 15 नंबर का जो पेडागोजी इंग्लिश में आता है वो पूरा ये मेथड ऑफ टीचिंग से ही आता है। पूरा 15 नंबर ये मेथड ऑफ टीचिंग से ही आता है, इससे बाहर नहीं आएगा कोई भी टॉपिक, ठीक ना। और यही आपके डीएलएड एग्जाम में भी आते हैं, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट करेगा और यहाँ भी करेगा अगर आप इंग्लिश लेते हो तो। और मान लीजिए अगर आप इंग्लिश नहीं भी लेते हो सीटेट में, तभी जब आप सुपरटेट का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे इंग्लिश कंपलसरी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और उससे जरूर, हालांकि अभी तक तो ग्रामर ही क्वेश्चन आया था सुपरटेट में, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न को चेंज किया जा रहा है तो क्या पता पेडागोजी में क्वेश्चन ला सकते हैं, दे सकते हैं। तो थोड़ा सा पढ़ने का अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक ना। तो सेंटेंस क्या होता है, यूनिट पार्ट होता है। इन्वायरमेंट हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, आप कहोगे सर इसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्यों हम इसको नेचुरल मेथड कहते हैं, इसको मैंने अभी आपको पूरा क्लियर किया है। बताइए अगर यहाँ तक का कोई टॉपिक आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक ना। और
दो मेथड मैंने आपको बता दिया, एक ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बता दिया और एक मैंने आपको क्या बता दिया, एक मैंने आपको डार्क मेथड बता दिया। आप इसको अच्छे से देखने के बाद इसका नोट्स भी बना लेंगे, ठीक ना। 4-5 लाइन का ही नोट्स है, बहुत ज़्यादा नोट्स भी नहीं है, केवल 4 लाइन में ही लिखना है आपको। तो आप अच्छे से इसका नोट्स भी बना लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए 2 मेथड के बाद तीसरा मेथड मैं बाद में स्टार्ट करूंगा। आप बस क्या कीजिएगा, वीडियो देखने के बाद आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने पर जितने भी लोग वीडियो देखेंगे आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइएगा क्या ये सीरीज आगे भी स्टार्ट रखी जाए, ये जो मैंने सीरीज चलाया है क्या इसको आप आगे भी चाहते हैं। आप कमेंट्स के माध्यम से हमें इसके बारे में जरूर बताइएगा, ठीक ना। हाँ, जितने भी वीडियो देखेंगे आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, यस या नो। यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, कोई उसमें बात ही नहीं है कि नहीं आपको जो भी करना आप यस करो, अगर चलाना है तो यस और नहीं चलाना होगा तो हम नो भी कर सकेंगे, ठीक ना। हाँ, तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, ठीक ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।